हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 हमारा धातु एवं अधातु के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में धातु कर्म के चरण के बारे में चर्चा की थी कि टोटल उनमें 4 चरण होते हैं, जिसमें से हमने 3 चरणों की बात की थी, जो कि स्टेप नंबर 3 हम लोग सीख रहे थे, जिसमें क्या था कि जो धातु की ऑक्साइड हमें प्राप्त होती है उसका हम लोग रिडक्शन अपचयन करते हैं और हमें धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है, जिसके अंदर हमने दोस्तों 4 स्टेप देखे थे। स्टेप नंबर 3 के अंदर भी अपचयन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला था कि जो सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं उनका हमने रिडक्शन यानी कि अपचयन उष्मा के द्वारा किया था। जो मध्यम रूप से सक्रिय धातु हैं उनका रिडक्शन हमने कार्बन के साथ किया था, और जो सबसे अधिक सक्रिय तत्व हैं उनका रिडक्शन हमने विद्युत अपघटन की पद्धति के द्वारा किया था और हमने शुद्ध धातुएं प्राप्त की थी। लेकिन हमने चौथे पॉइंट के बारे में यह डिस्कशन किया था कि कोई अति सक्रिय धातु हो तो वो भी स्वयं किसी का रिडक्शन करके शुद्ध धातु हमें प्राप्त करवा सकती है। तो जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है, वो स्वयं किसी का रिडक्शन करके हमें शुद्ध धातु दे सकती है, और उस प्रोसेस का नाम हमने कहा था कि थर्मिट अभिक्रिया में ऐसा देखने को मिलता है। किस अभिक्रिया में? थर्मिट प्रक्रम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये थर्मिट प्रक्रम प्रोसेस कौन सी होती है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। बिकॉज दोस्तों, ये जो इक्वेशन है, ये जो थर्मिट प्रक्रम है, ये ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। क्लियर कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, और ये लास्ट एग्जाम में लास्ट टाइम ये बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी। सो थर्मिट प्रोसेस क्या होता है उसे देख लेते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, थर्मिट प्रोसेस यानी क्या। तो हमें एक चीज के बारे में पता है कि यहां पर एल्यूमिनियम रिडक्शन करेगा सामने वाले विलयन का। क्लियर? और हमें शुद्ध धातु प्राप्त करवाएगा। परंतु ये थर्मिट प्रोसेस के बारे में जब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, तो किस तरीके से लिखना है, थर्मिट अभिक्रिया कहां देखने को मिलती है, तो ये थर्मिट प्रक्रम अधिकतर विस्थापन अभिक्रिया में देखने को मिलती है। कि कई बार विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अत्यधिक उष्मा उत्पन्न हो जाती है। विस्थापित अभिक्रिया हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। सो विस्थापन अभिक्रिया में कई बार जो उष्मा होती है वो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। अब ये उष्माएं इतनी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं कि वो जो हमारी धातुएं हैं उनको गलित अवस्था में प्राप्त करवाती हैं, कि उनको गला देती हैं, और हमारा जो मेन धातु है वो हमें सॉलिड अवस्था में नहीं, लिक्विड अवस्था में, गलित अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें इतनी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुई होती है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया। क्लियर? तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है कि थर्मिट अभिक्रिया की बात करें तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा अत्यधिक उत्पन्न हो जाती है। उष्मा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। कई बार कौन सी अभिक्रिया में फ्रेंड्स? विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में उष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये जो उष्मा है, उष्मा की मात्रा इतनी अत्यधिक होती है कि वे धातु को गला देती है। अर्थात हमारी धातु गलित अवस्था में, किस अवस्था में? गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 जो अभी हमने डिस्कस किया कि उत्पन्न होने वाली उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो धातुओं को गला देती हैं, पिघला देती हैं। इसलिए जो हमारी धातु होती है वो हमें किस अवस्था में प्राप्त होती है? गलित अवस्था में प्राप्त होती है, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट प्रक्रम। क्या कहलाती है? थर्मिट प्रक्रम। थर्मिट प्रक्रम में हमें ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अब हम बात करते हैं हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम किसको पिघलाता है इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आयरन ऑक्साइड का जो विलयन होता है, यदि उसकी प्रक्रिया हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करें तो यहां पर एल्यूमिनियम
की विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होती है यहाँ पर, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया के दौरान उसमें इतनी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी कि जो आयरन हमारी मेन धातु है वो हमें गलित अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगी, ना कि सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। तो ये इस अभिक्रिया का जो कि हमने बात की थी एल्यूमिनियम करता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं Fe2O3। Fe2O3 इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, जो कि किस अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में। इसकी प्रक्रिया हम लोग किसके साथ करेंगे, एल्यूमिनियम। किसके साथ फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम यहां पर रिडक्शन करेगा। तो एल्यूमिनियम के साथ प्रक्रिया करने पर क्या होगा, अभिक्रिया कौन सी देखने को मिलेगी हमें, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि यहां पर ये जो Fe हमें मेन धातु कौन सी प्राप्त करनी है, Fe, क्योंकि एल्यूमिनियम तो यहां पर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा Fe2O3 का। क्लियर। रिडक्शन यानी अपचयन। अब अपचयन यानी क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स की अपचयन यानी कि जो भी हमारा विलयन है यहां पर उसमें रहा हुआ ऑक्सीजन उसको क्या करना, दूर कर देना, तो अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। तो यहां पर Fe2O3 यानी हमें ये ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन दूर कर देंगे तो हमें मेन धातु यानी कि Fe यानी कि आयरन ये हमें यहां पर प्राप्त हो गई शुद्ध अवस्था में, परंतु किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगी। और यहां पर एल्यूमिनियम रिडक्शन कर रहा है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा Al2O3। अभिक्रिया में क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं उष्मा। क्लियर। अब अभिक्रिया को सिर्फ संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। क्लियर। यहां पर Fe कितने हैं, 2 हैं, तो Fe को कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2 है तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम 2 हो गया। क्लियर। तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो ये अभिक्रिया एल्यूमिनियम रिडक्शन करता है, वो अभी हमने यहां पर देखा कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन को दूर कर रहा है और उसके साथ खुद जोड़ के उसका ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। क्लियर। तो ये अभिक्रिया के अंदर हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम यहां पर रिडक्शन के रूप में काम कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आयरन की अपेक्षा में एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय है। किस हिसाब से, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से। क्लियर। तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय है इसलिए वो Fe2O3 में रहे आयरन, क्लियर, आयरन के जो पूरे विलयन है उसका रिडक्शन कर देता है, ऑक्सीजन उसमें से दूर कर देता है और आयरन हमें यहां पर प्राप्त हो जाती है शुद्ध अवस्था में। परंतु यहां पर जो आयरन हमें प्राप्त हुआ है वो किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा। और ये उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये जो Fe है वो हमें सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में नहीं प्राप्त होता, वो उसे पिघला देती है, इसलिए वो हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। तो थर्मिट प्रोसेस क्या है, ये पूरी की पूरी थर्मिट प्रोसेस है। अब बात करें यहाँ पर कि Fe2O3 की प्रक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो आयरन शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, थर्मिट प्रक्रम का उपयोग खास करके। तो फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया हमने देखी Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड की प्रक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करने पर, इस अभिक्रिया का यूज कहां पर किया जाता है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग तो यहां पर देख रहे थे फ्रेंड्स, रेल की पटरी तथा कुछ मशीनों के, फ्रेंड्स यहां पर देखिए रेल की पटरी तथा कुछ मशीनों के दरारों को जोड़ने के लिए, किसके लिए, सो ये इसका उपयोग है कि आयरन ऑक्साइड की प्रक्रिया अगर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो इसका उपयोग कहां पर होता है, तो रेल की पटरियां तथा कुछ मशीनों की जो दरारें पड़ जाती हैं उन दरारों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया का, थर्मिट प्रक्रम के आधार पर। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा थर्मिट प्रोसेस के बारे में जब भी हमें पूछा जाए बस हमें इतना लिखना है और हमें 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर। पहली चीज कि क्या होती है थर्मिट अभिक्रिया, कि विस्थापन अभिक्रिया, कई बार विस्थापन अभिक्रियाओं में अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हो जाती है और ये उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो धातुओं को पिघला देती है, तो जिससे हमारी धातु पिघलित अवस्था में प्राप्त होती है।
एल्यूमिनियम की हमने बात की थी कि एल्यूमिनियम इतनी अधिक सक्रिय तत्व है, इतनी अधिक सक्रिय धातु है कि वो सामने वाले का खुद रिडक्शन कर सकती है। तो वो अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी, उसमें अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पर होता है वो भी हमने देख लिया कि रेल की पटरी तथा कुछ मशीनों के दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अभिक्रिया थी थर्मिट प्रोसेस। क्लियर। अब हम लोग हमारी जो चौथा चरण था कि 3 चरण तो हमने यहाँ पर क्लियर किए। क्लियर कि धातु को प्राप्त करना, सबसे पहले समृद्धिकरण करना, धातु को ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त करना, फिर उनका अपचयन यानी कि रिडक्शन। अब चौथा तरीका है धातु का परिष्करण, चौथा चरण और अंतिम चरण कि धातुओं का परिष्करण। अब ये क्या था परिष्करण? तो फ्रेंड्स परिष्करण यानी हमने सीखा है ऑलरेडी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था इसका, कि यदि हमें धातुएं सबसे अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करनी हो, ओके, यहां पर भी धातुएं प्राप्त हो रही शुद्ध अवस्था में, परंतु सबसे अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करनी हो तो किस चरण का उपयोग करना चाहिए? चरण नंबर 4, धातुओं का परिष्करण। तो सीखते हैं उसे। फ्रेंड्स यहां पर हम लोग चौथा और अंतिम चरण देखने जा रहे हैं, जो कि क्या था? अशुद्ध धातुओं का, यहां पर लिख देता हूं मैं, अशुद्ध धातुओं का परिष्करण। क्लियर। ये हमारा चौथा और अंतिम चरण है धातु कर्म के अंदर कि अशुद्ध धातुओं का परिष्करण करना। जो भी अशुद्ध अवस्था में रही हुई धातुएं हैं उन्हें अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। कौन सा चरण कहलाता है? धातुओं का परिष्करण, अशुद्ध धातुओं का परिष्करण। अब ये अशुद्ध धातुओं का परिष्करण क्या होता है कि जो भी हमारी धातुएं हैं, धातुओं को अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है? धातुओं का परिष्करण। क्या कहलाएगा? धातुओं का परिष्करण। सो फ्रेंड्स ये इसकी परिभाषा हुई कि धातुओं का परिष्करण क्या होता है? जो भी हमारे पास कोई भी धातु है उससे अत्यधिक शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में? अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कहलाता है धातुओं का परिष्करण। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बात करें कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त तो करेंगे लेकिन किस किस पद्धति के द्वारा? तो दोस्तों आसवन पद्धति के द्वारा भी हम लोग धातुओं का परिष्करण कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो सबसे मेन है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण ये मुख्य विधि है जिसके द्वारा हम लोग धातुओं का परिष्करण करते हैं। कौन सी मुख्य विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा हम लोग धातुओं का परिष्करण कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक इसके अंदर याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि धातुओं को अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातुओं का परिष्करण। और यह पद्धति हम लोग आसवन विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने थर्मिट प्रोसेस के बारे में सीखा था जो कि इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, उसी तरीके से विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग हमारा टॉपिक जो कि विद्युत अपघटनी परिष्करण है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? शुद्धतम अवस्था में धातुओं को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अशुद्ध धातु में से शुद्ध अवस्था में, एकदम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ये आकृति दिख रही है फ्रेंड्स, इस आकृति की जो बाहरी परत है इसे हम लोग टैंक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस पूरे पात्र में जो विलयन लिया गया है वो कैसा है? एसिडिक है, अम्लीकृत है। और विलयन किसका है? CuSO4 का है। किसका है? CuSO4 का विलयन है यहाँ पर। अब आगे की तरफ बात करते हैं कि यहाँ पर 2 छड़ें ली गई हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। एनोड का सिंबल होता है प्लस और कैथोड का सिंबल होता है माइनस। ऊपर की तरफ बात करें तो ये कुंजी दिख रही है, ऐसा सिंबल किसके लिए होता है? कुंजी के लिए। ये बैटरी का सिंबल है माइनस और प्लस। किसका सिंबल है फ्रेंड्स? बैटरी का। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पात्र की संरचना है किसकी? विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए। एक पात्र है, इस पात्र को हम लोग टैंक कहते हैं। इसकी जो बाहरी परत है, अंदर में रहा हुआ विलयन एसिडिक है जो कि CuSO4 का विलयन है, कॉपर सल्फेट का। ये एनोड की छड़ है, कैथोड की छड़ है। यहाँ पर ये कुंजी है और ये बैटरी है। क्लियर।
ये अपद्रव्य नीचे की तरफ प्राप्त हुआ जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये क्या होता है इसे अभी हम लोग समझते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करें कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा किन किन अशुद्ध धातुओं का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसी 6 हमारे पास अशुद्ध धातुएं हैं जिनका हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं और अत्यधिक और शुद्धतम अवस्था में उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी अशुद्ध धातुएं हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर, फिर जिंक, एसन यानी कि टिन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? टिन कहते हैं इसे। बाकी सबका नाम हमने पढ़ा हुआ है। Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड और Ni यानी कि निकल। क्या होता है? निकल। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये 6 धातुएं हैं जिनका शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा किया जाता है। अब ये प्रक्रिया काम किस तरीके से करती है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर अशुद्ध, ये जो एनोड की छड़ दिख रही है ये किसकी है? अशुद्ध धातु की। तो अशुद्ध धातु की छड़ को अशुद्ध धातु की छड़ को किसके रूप में? एनोड के रूप में यहां पर लिया जाता है और शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड के रूप में लिया जाता है। जो हमारे पास अशुद्ध धातुएं हैं जिसका शुद्धिकरण करना है हमें उसे, तो अशुद्ध धातु की छड़ को किसके रूप में लिया जाता है? एनोड के रूप में। और जो शुद्ध धातु की छड़ होती है उसे कैथोड के रूप में लिया जाता है। अब अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? तो अभिक्रिया के अंदर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हमने बैटरी लगा के रखी, कुंजी लगा के रखी है। बैटरी लगाई है, जब हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे इस पूरे पात्र में, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि जो अशुद्ध धातु की छड़ है यानी कि एनोड पर है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु की छड़ में से रही हुई अशुद्धि किसमें मिलेगी? इस पूरे विलयन में मिलेगी। अब इस पूरे विलयन में जितनी मात्रा में अशुद्ध धातुएं इसमें से निकलकर विलयन में मिली हैं, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातुएं जाकर कैथोड पर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, निक्षेपित हो जाएंगी। समझ में आया? वापस से रिपीट करता हूं कि जब विद्युत धारा इस पूरे पात्र में प्रवाहित की जाएगी तो प्रवाहित करने पर एनोड में रही हुई अशुद्ध धातुएं विलयन में घुलने लगेंगी। जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन के इस विलयन में घुलेगी, उतनी ही मात्रा में रही हुई शुद्ध धातुएं कैथोड पर जाकर निक्षेपित यानी कि चिपक जाएंगी। क्लियर? तो ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटनी परिष्करण। सिंपल है एकदम कि जितनी मात्रा में एनोड पर से अशुद्ध धातुएं विलयन में मिलेंगी, ठीक है, उतनी ही मात्रा में विलयन में से शुद्ध धातुएं किस पे? कैथोड पे जाके मिलेंगी। अब ये विलयन किसका था? CuSO4 का। कुछ ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि इसमें से रही हुई जो अशुद्धि है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु है तो कैथोड पर चिपक गई, जाकर निक्षेपित हो गई। परंतु कुछ अशुद्धियां जो विलयन में रह जाती हैं वो घुलित अवस्था में यानी कि विलय, वो विलयन में क्या हो जाती है? विलय हो जाती हैं, घुल जाती हैं। अगर लेकिन कोई ऐसी अशुद्धि हो जो अपद्रव्य पदार्थ हो जो विलयन में ना घुले, तो वो अघुलित अवस्था में, अविलय अवस्था में पात्र में नीचे के तलिए पर एकत्रित हो जाता है। कहां पर? एनोड के नीचे। क्यों? क्योंकि अशुद्धि कहां से निकली है? अशुद्ध धातु की छड़ में से निकलेगी। अशुद्ध धातु की छड़ कौन है? एनोड है। तो इसमें से निकली हुई अशुद्धि जो अपद्रव्य है, जो विलयन में घुलता नहीं है, वो उसी पात्र में, उसी छड़ के नीचे की तरफ एकत्रित हो जाता है। अपद्रव्य पदार्थ जो कि कोई भी काम का नहीं होता, अशुद्धि है संपूर्ण रूप से। तो देखिए, अपद्रव्य पदार्थ एनोड के नीचे एकत्रित हो गया है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख। क्या कहा जाता है? एनोड पंख के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहां पर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो होता क्या है? तो देखिए, इसका क्षय होने लगता है। इस पूरी छड़ का इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से यहां किसकी तरफ? कैथोड की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगता है? कैथोड की तरफ। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट कि ये पूरा का पूरा पात्र लिया गया है। इस पूरे पात्र में अशुद्ध धातु की छड़ के रूप में एनोड को लिया गया है और शुद्ध धातु की छड़ के रूप में कैथोड को लिया गया है। जब इस पूरे पात्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर रही हुई अशुद्ध धातुएं धीरे धीरे किसमें मिलने लगेंगी? इस पूरे विलयन में मिलेंगी। जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु विलयन में मिलेगी, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु किस पे जाके चिपक जाएगी? कैथोड पर। कैथोड पर जाके चिपकेगी। फिर उसके अलावा का जो अशुद्ध पदार्थ है वो विलयन में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, क्योंकि वो विलय अवस्था में होगा, इसलिए विलय हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है, कुछ अपद्रव्य ऐसे होंगे जो विलयन में नहीं मिलते हैं, तो वो अशुद्ध धातु की छड़ यानी एनोड के नीचे एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम लोग अपद्रव्य पदार्थ अथवा तो एनोड पंख के रूप में जानते हैं, कहा जाता है।
अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो शुद्ध धातुएं हैं वो किस पे जाके चिपक जाती हैं, कैथोड पर जाके चिपक जाती हैं। क्लियर? तो कैथोड पे जाके चिपकेंगी तो फिर क्या किया जाएगा, अंत में इस पूरी छड़ को निकाल लिया जाएगा, इसे सुखाया जाएगा, पानी से पोंछ दिया जाएगा और शुद्ध धातुएं प्राप्त कर ली जाएगी। यहां से प्राप्त होने वाली जो शुद्ध धातु की मात्रा है वो 99.5% शुद्ध होता है। कितने परसेंट फ्रेंड्स? 99.5% शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। कोई भी जो धातु है वो कितनी अवस्था में शुद्ध हो जाती है? 99.5% शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा कोई भी अशुद्ध धातु। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर धातु कर्म के चारों चरण कंप्लीट होते हैं कि हम लोग प्रकृति में से प्राप्त होने वाली धातुओं को किस प्रकार से शुद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा धातु कर्म का टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।